नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक देश WHO द्वारा PM 2.5 के लिए निर्धारित नई वार्षिक सीमा को पार कर गया है। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट आई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहली बार आईडेक्स के तहत खरीद को मंजूरी दी। RBI द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से बैंकों को होने वाले लाभ और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी के बीच संतुलन पर बल दिया गया। केंद्र ने जल पुनः उपयोग करने की परियोजना शुरू की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग टेंडरिंग की प्रगति की समीक्षा की। और अब खबरें विस्तार से। IQAIR की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक देश WHO द्वारा PM 2.5 के लिए निर्धारित नई वार्षिक सीमा को पार कर गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सभी देशों के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के वार्षिक औसत पर आधारित हैं। 2.5 माइक्रोन से कम व्यास वाले वायुजनित कणों को PM 2.5 कहा जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2021 में किसी भी देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित और अपडेटेड वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। अध्ययन में शामिल किए गए 6,475 शहरों में से केवल 222 शहरों में PM 2.5 का स्तर एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में निर्धारित की गई सीमा के नीचे पाया गया है। इस रिपोर्ट में भारत से जुड़े कुछ मुख्य निष्कर्षों पर भी नजर डाली गई है। इसमें कहा गया है कि भारत का वार्षिक औसत PM 2.5 स्तर वर्ष 2021 में 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर भारत में हैं। भारत का कोई भी शहर WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में PM 2.5 के लिए निर्धारित की गई 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा का पालन नहीं कर पाया है। भारत के 48% शहरों में PM 2.5 का स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा हो गया है और ये वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में निर्धारित की गई सीमा से 10 गुना ज्यादा है। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस यानी वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश एक साक्ष्य आधारित उपकरण है। इसे नीति निर्माताओं को वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कानून और नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। वर्ष 1987 से WHO ने समय समय पर स्वास्थ्य आधारित एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी की हैं। ये दिशा निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत हैं वाहनों से उत्सर्जन, बिजली उत्पादन, खाना पकाने के लिए बायोमास का दहन और फसलों को जलाना। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए मुख्य उपाय हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा। इसके अलावा भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों को अपनाया गया है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट आई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के मुताबिक मातृ मृत्यु अनुपात के मामले में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में MMR वर्ष 2016-18 के 113 से घटकर वर्ष 2017-19 में 103 हो गया है। ये 10 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट को दर्शाता है। इस विशेष बुलेटिन के निष्कर्षों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2020 तक प्रत्येक 1 लाख जीवित जन्मों पर MMR को 100 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऐसे में MMR में आई लगातार गिरावट के चलते भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक MMR को कम से कम 70 पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड ने पहले ही SDG द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया है। कुछ राज्यों में तो MMR 30 से भी कम है। हालांकि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में MMR में वृद्धि चिंता का विषय बनकर उभरी है। आपको बता दें कि मातृ मृत्यु के कुछ प्रमुख कारण हैं कम उम्र में गर्भधारण, गंभीर रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, एनीमिया और प्रसव से जुड़ी जटिलताएं, असुरक्षित गर्भपात, आवश्यक चिकित्सा देखभाल की कमी आदि। MMR को कम करने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया है। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव यानी लक्ष्य नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। मातृ मृत्यु दर एक निश्चित समयावधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर उसी समय अवधि में मातृ मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु अनुपात कहा जाता है। मातृ मृत्यु दर किसी क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की एक
माप है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक रक्षा क्षेत्र से। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहली बार आईडेक्स के तहत खरीद को मंजूरी दी है। पहली बार रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आईडेक्स स्टार्टअप और एमएसएमई से 380 करोड़ रुपए की 14 वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। इन वस्तुओं की खरीद भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा की जाएगी। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में अत्याधुनिक और डिसरप्टिव प्रौद्योगिकियों को जल्द से जल्द शामिल करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति स्टार्टअप्स इकोसिस्टम पर जोर देकर तथा आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण सुनिश्चित करके की जाएगी। आईडेक्स को रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। डीआईओ का गठन इन उद्देश्यों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में किया गया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इन प्रस्तावों को खरीद यानी भारतीय आईडीडीएम यानी कि बाय इंडियन आईडीडीएम श्रेणी के तहत स्वीकृत किया गया है। आईडीडीएम का मतलब है स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित। खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी सबसे पहले रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में शामिल की गई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में रक्षा खरीद प्रक्रिया को अपडेट किया गया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी तीनों सैन्य बलों तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजीगत अधिग्रहण पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि हथियारों की खरीद के लिए अन्य सरकारी पहलें हैं। स्वदेशीकरण पोर्टल सृजन, इसे एमएसएमई या स्टार्टअप्स या उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है। रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ यानी डिफेंस इन्वेस्टर सेल ये निवेश के अवसर, प्रक्रियाओं और नियामकीय आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को देखता है और उनका समाधान उपलब्ध कराता है। साथ ही ये अन्य जानकारियां भी प्रदान करता है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आरबीआई द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में सरकार द्वारा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से बैंकों को होने वाले लाभ और सामाजिक क्षेत्र में सरकारी व्यय में कमी के बीच संतुलन पर बल दिया गया है। आरबीआई के इस वर्किंग पेपर में ब्लैक स्वान इवेंट को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। ब्लैक स्वान एक ऐसी अप्रत्याशित घटना है जिसके परिणाम आमतौर पर उम्मीद से परे और बहुत गंभीर होते हैं। कोविड-19 महामारी ऐसी घटना का एक उदाहरण है। बैंक पुनर्पूंजीकरण का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक पूंजी डालना ताकि वे पूंजी की कमी से निपटने के साथ साथ बेसल मानदंडों का पालन करने में सक्षम हो पाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए बेसल मानदंडों पर आधारित पूंजी पर्याप्तता मानदंड यानी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स निर्धारित किए हैं। ये कदम मुख्य रूप से आरबीआई के इन्हीं दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए उठाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत सरकार पीएसबीज के नए शेयर खरीद कर या बॉन्ड जारी करके बैंकों में पूंजी डालती है। भारत सरकार पीएसबीज में सबसे बड़ी शेयर धारक भी है। ज्यादातर सरकारी बैंक अक्सर एनपीएस की समस्या से निपटने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार समय समय पर बैंकों को डूबने से बचाए रखने के लिए पुनर्पूंजीकरण की घोषणा करती रहती है। इससे पहले अक्टूबर 2017 और 2019 में बैंक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। आरबीआई के इस वर्किंग पेपर के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालें तो इन पुनर्पूंजीकरण पैकेजों के माध्यम से कंपनियों या फर्मों को बेहतर और रियायती आजीवन लाभ देने के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च कम होने का नुकसान गरीब परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वर्किंग पेपर में सार्वजनिक नीति निर्माण में इस फायदे नुकसान को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केंद्र ने शुरू की जल पुनः उपयोग करने की परियोजना। विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सुजलाम 2.0 की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी को रिसाइकिल करके उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केवल ग्रामीण भारत में रोजाना 31,000 मिलियन टन गंदा पानी खुले में बह जाता है। अगर पूरे देश में इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये सूखे की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। ये ताजे जल के महत्व पर केंद्रित है। इस वर्ष यानी 2022 की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि अदृश्य भूजल को दृश्य बनाना।
ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्नान, शावर, हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और रसोई के सिंक से निकलने वाला गंदा जल शामिल होता है। इसमें शौचालयों से निकले जल को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में ग्रामीण घरों में 70% से अधिक ताज़ा जल ग्रे वाटर में तब्दील हो जाता है। ग्रे वाटर के पुनर्चक्रण का काफी महत्व है, क्योंकि इससे पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को रोकने में सहायता मिलेगी। ये ताजे जल की मांग को कम कर सकता है। ये एक विश्वसनीय जल संसाधन है। वर्षा जल संचयन के विपरीत ग्रे वाटर अनिश्चित और परिवर्तनशील वर्षा पर निर्भर नहीं है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है। सिंचाई कार्यों में उपयोग किए जाने वाले ये पोषक तत्वों या उर्वरक का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। ग्रे वाटर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लाइट ग्रे वाटर और डार्क ग्रे वाटर। लाइट ग्रे वाटर के तहत बाथरूम से निकलने वाले साबुन, शैम्पू, बॉडी केयर के उत्पाद, बाल, शरीर के वसा, लिंट, शेड स्किन, यूरिन ट्रेसेस आदि से युक्त पानी शामिल है। इसके अलावा वॉश बेसिन के तहत साबुन, टूथपेस्ट, बॉडी केयर के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, बाल, शेविंग वेस्ट आदि से युक्त पानी है। वहीं डार्क ग्रे वाटर की बात करें तो ये किचन सिंक के पके हुए भोजन के अवशेष, वसा, तेल, ग्रीस, बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट, फल, सब्जी के छिलके आदि से युक्त पानी है। इसके अलावा लॉन्ड्री, शौचालय के ब्लीच, तेल, पेंट, सॉल्वेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल फाइबर, कपड़ों की सफाई करने वाले रसायन आदि से युक्त पानी को डार्क ग्रे वाटर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अगली खबर वायु गुणवत्ता से संबंधित है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग या टेंडरिंग की प्रगति की समीक्षा की। सितंबर 2021 में CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 11 विद्युत संयंत्रों को ये निर्देश दिया था कि वे मुख्य रूप से कृषि अवशेषों से बने बायोमास पैलेट्स के 5 से 10% मिश्रण का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। दूसरे शब्दों में आयोग ने 11 TPPs में को फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास के इस्तेमाल का निर्देश दिया था। इससे खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही इससे पराली का उचित जगह पर दहन या XC2 उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि CAQM की समीक्षा के अनुसार 11 TPPs में से केवल 7 में ही को फायरिंग शुरू हुई है। बायोमास को फायरिंग की प्रक्रिया में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ साथ बायोमास का भी दहन किया जाता है। को फायरिंग के लिए 3 अलग अलग मॉडल्स या अवधारणाएं मौजूद हैं। एक है डायरेक्ट को फायरिंग, इसके तहत बायोमास और कोयले का दहन एक ही भट्टी में किया जाता है। एक है इनडायरेक्ट को फायरिंग, इसमें बायोमास गैसीफायर का उपयोग करके ठोस बायोमास को एक स्वच्छ फ्यूल गैस में बदल दिया जाता है। इसके बाद कोयले के साथ उसी भट्टी में गैस का दहन किया जाता है। और तीसरा है पैरेलल को फायरिंग, इसके तहत पारंपरिक बॉयलर के अलावा एक पूरी तरह से अलग बायोमास बॉयलर स्थापित किया जाता है। बायोमास को फायरिंग के कई लाभ हैं, जैसे कि कम पूंजी लागत, उच्च दक्षता, इकोनॉमी ऑफ स्केल में वृद्धि या कम खर्चीली प्रक्रिया, बड़े आकार वाले एवं पारंपरिक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से बिजली की लागत में कमी, कोयला आधारित TPPs से वायु प्रदूषण कम करने की पहल है। ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन 2021, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इकाइयों की स्थापना पर जोर, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और कोयला आधारित TPPs के लिए संशोधित और कड़े उत्सर्जन मानक। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राजद्रोह और UAPA से जुड़े मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में पहली बार राजद्रोह के कुल मामलों में 35% की गिरावट दर्ज की गई है। राजद्रोह से जुड़े मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 93 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 73 रह गई है। राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत परिभाषित किया गया है। ये धारा सरकार के प्रति नफरत फैलाने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। ये एक गैर जमानती अपराध है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत भी दर्ज मामलों में गिरावट देखी गई है। इसके तहत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 1226 थी, जो घटकर वर्ष 2020 में 796 हो गई है। UAPA आतंकवाद रोधी कानून है। इस कानून में बताए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाता है। अगली खबर है फिनलैंडीकरण। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि फिनलैंडीकरण यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव को कम करने का एक तरीका हो सकता है। फिनलैंडीकरण मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है। आपको बता दें कि फिनलैंड ने शीत युद्ध के दौरान इस नीति का पालन किया था। तटस्थता का यह सिद्धांत मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित है।
फिनलैंड ने इस समझौते पर वर्ष 1948 में यूएसएसआर के साथ हस्ताक्षर किए थे। फिनलैंड ने सोवियत संघ के विघटन के बाद के रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार वर्ष 1948 की संधि ने वर्ष 1992 तथा हेलसिंकी मॉस्को संबंधों का आधार बनाया। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र और वैक्सीन सहयोग पर एक कार्यशाला का शुभारंभ किया। ब्रिक्स टीका अनुसंधान और विकास केंद्र को स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 2018 के जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में रखा गया था। ये केंद्र टीका अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों में उपलब्ध उपायों को एक साथ लाने में मदद करेगा। ये टीकाकरण के मामले में WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में ब्रिक्स देशों का समर्थन करेगा। WHO ने वर्ष 2022 के बीच तक विश्व की 70% आबादी को कोविड-19 टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों में उपलब्ध सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम समूह आधारित एकीकृत विकास पर केंद्रित है। इसमें स्थानिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरबन समूहों की पहचान की जाती है। ये समूह शहरीकरण के बढ़ते संकेतों जैसे कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, गैर कृषि रोजगार के उच्च स्तर आदि को दर्शाते हैं। इस मिशन के तहत देश भर में 300 रूरबन समूहों को विकसित किया जा रहा है। इन समूहों का चयन आर्थिक वृद्धि के कुछ मानकों के आधार पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एक संसदीय स्थायी समिति ने खाद्य मंत्रालय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के दायरे का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। ये योजना कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रवासियों और निर्धनों को निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क गेहूं या चावल प्रदान किया जाता है। हालांकि शुरुआत में इसे केवल 3 महीने की अवधि के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे अलग अलग चरणों के तहत विस्तार दिया गया है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता। संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर चर्चा की जा रही है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों को साझे वैश्विक प्रबंधन और निगरानी के तहत लाया जा सकेगा। इसका महत्व ये होगा कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे समुद्री क्षेत्रों में समुद्र का 95% हिस्सा शामिल है। ये क्षेत्र अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं। IUCN के मुताबिक इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का लगभग आधा हिस्सा मौजूद है। इन क्षेत्रों को इनकी जैव विविधता की दृष्टि से कमतर समझा गया है। डेटा सेंटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का पुनर्चक्रण। डेटा सेंटर एक ऐसी भौतिक सुविधा है जिसका उपयोग संगठन अपने महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस और डेटा को भंडारित करने, डेटा को प्रोसेस करने और उपयोगकर्ताओं को भेजने के लिए करते हैं। एक डेटा सेंटर के गर्म गलियारों में दर्ज तापमान 80 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो सकता है। इस तरह डेटा सेंटर्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। इसके समाधान के लिए इनके द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा को कैप्चर किया जा सकता है। इसके बाद सर्वर कूलिंग प्रक्रिया से स्वच्छ ऊष्मा को डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम में स्थानांतरित किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने फिनलैंड में इस पर पहला प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। 10 तारीख सैन्य अभ्यास। 10 तारीख भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। नागा मिर्च। नागालैंड की नागा मिर्च को भूत जोलोकिया या घोस्ट पेपर के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2008 में GI टैग प्राप्त हुआ था। नागा मिर्च सोलानेसी फैमिली के कैप्सिकम वर्ग से संबंधित है। इसे विश्व की सबसे तीखी मिर्च में से एक माना जाता है। ये स्कोविल हीट यूनिट्स पर आधारित विश्व की सबसे तीखी मिर्च की सूची में लगातार शीर्ष 5 मिर्च प्रजातियों में शामिल है। स्कोविल हीट यूनिट्स मिर्च के तीखेपन को मापता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि कैप्सिसिन को कितनी बार चीनी के घोल द्वारा पतला करने की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और अन्य संदिग्ध अपराधियों को बेहोश या निष्क्रिय करने के लिए चिली ग्रेनेड के रूप में भी किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। शहीद भगत सिंह।
राष्ट्र ने शहीद दिवस पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भगत सिंह वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। उन्होंने वर्ष 1925-26 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वे वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक बने। वे सेंट्रल असेंबली बम कांड से भी जुड़े हुए थे और लाहौर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। भगत सिंह पर राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या के मामले में आरोप लगाए गए थे। इन तीनों वीरों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इनके द्वारा प्रदर्शित जीवन मूल्य हैं साहस और पराक्रम। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।